हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है आइसोमरिज्म वो पढ़ने वाला है। अब ये चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है। आप जब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो इसके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा ये चैप्टर, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको समझते हैं, अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है और इसको पहले अच्छे से समझो और फिर नोट्स बनाइए, ठीक है। तो क्या नाम है चैप्टर का? आइसोमरिज्म, ठीक है। अब पहली बात तो ये डेफिनेशन है क्या, मतलब क्या आइसोमरिज्म का। तो आइसोमरिज्म का मतलब क्या है कि वे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। क्या होता है आइसोमरिज्म? ठीक है, कंपाउंड्स having same molecular formula, same molecular formula but different physical and chemical properties. The compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties, तो उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। आर नोन एज, दे आर नोन एज आइसोमर्स, ठीक है। और उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमरिज्म। कहानी सही है, ठीक है। यानी जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होती है, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। क्लियर है। अब देखो आइसोमर बेसिकली दो टाइप का होता है। यानी पूरे चैप्टर को समझने से पहले हम लोग ये जान ले कि आइसोमरिज्म कितने टाइप का है और उनके जो टाइप है वो आगे फर्दर कितने और टाइप के होते हैं। क्लियर है। देखो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि आइसोमरिज्म है वो कितने टाइप का होता है। साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आइसोमरिज्म है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला टाइप उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। दूसरा टाइप उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म। एक तो हो गया स्ट्रक्चरल और एक कौन सा हो गया, स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। चलो अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है ये फर्दर कितने टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 6। तो देखो ध्यान से, कौन सा हुआ, चेन आइसोमरिज्म, उसके बाद आता है आपका कौन सा, रिंग चेन आइसोमरिज्म, देन आता है क्या, पोजीशन आइसोमरिज्म, देन फंक्शनल आइसोमरिज्म, फिर आता है आपका टोटोमरिज्म जिसका एक नाम और है डेस्मोट्रोपिज्म, इसको एलोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, उसको क्रिप्टोमेरिज्म भी बोलते हैं। और उसके बाद कौन सा आता है आपका, मेटामरिज्म। कौन आता है, मेटामरिज्म। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है इट इज बेसिकली ऑफ 6 टाइप। कौन कौन सा, चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, टोटोमरिज्म एंड लास्ट में क्या, मेटामरिज्म। क्लियर है। और ये जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है ये फर्दर आपका दो टाइप का होता है। और ये दो टाइप कौन सा है, एक है इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। और दूसरा है उसको बोलते हैं कॉन्फिगुरेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फिगुरेशनल आइसोमरिज्म, ठीक है। अब देखो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म कहां होता है, जहां पर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो और आपके पास ओपन चेन हो। कहां पर होता है, जहां पे कार्बन कार्बन का क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन कार्बन का क्या है, सिंगल बॉन्ड है और ये क्या होना चाहिए, एक ओपन चेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओपन चेन, ठीक है। इसमें बेसिकली हम दो टाइप के प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। एक प्रोजेक्शन आता है उसको बोलते हैं सॉहॉर्स और दूसरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या आता है, बेसिकली दो टाइप के प्रोजेक्शन है। एक है कौन सा, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन और एक कौन सा है इसके अंदर, न्यूमैन प्रोजेक्शन। कौन सा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। चलिए, और ये जो कॉन्फिगरेशन आइसोमरिज्म है ये भी फर्दर दो टाइप का होता है। ये फर्दर दो टाइप कौन से हैं, एक होता है उसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, आपने सबने नाम सुना होगा। और एक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यानी प्रकाशिक
समावयवता हिंदी में जिसको बोलते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहां होता है? जहां पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो, यानी जहां पे डबल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होती नहीं है, ठीक है ना। तो जहां पर कहां हो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड सी हो, क्या हो, सी डबल बॉन्ड सी हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसको बोलेंगे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। अब ये क्या होती है, कैसे होती है, डिटेल में चलेंगे। उसके बाद दूसरा कहां हो सकता है? जहां पे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो। अब कार्बन नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, या फिर क्या लगा है, एल्काइल ग्रुप लगा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइन। और ये ऑक्साइन इसको बोलते हैं इमीन, इमाइन, IMINE, इमाइन, या फिर इमीन, क्या बोलते हैं, इमीन। और अगर इस हाइड्रोजन को हटा के अगर हम लोग यहां पर क्या लगा दें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, OH ग्रुप लगा दें, तो ये हो जाता है हमारा क्या, ऑक्साइन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, हमको कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो वहां देखने को मिलता है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। फिर कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो, उसमें एक तो इमाइन या इमीन, और जहां पे कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाए, OH, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्साइन, यहां भी देखने को मिलता है। फिर और भी है इसके अंदर, क्या है, इसको थोड़ा सा बाद में लिखें हम लोग। नंबर 4 क्या है इसके अंदर? जहां पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो, यानी एजो कंपाउंड्स में। कौन से कंपाउंड में? एजो कंपाउंड में। नंबर 5 कहां पर हो जाए? जहां पर हमारे पास साइक्लिक एल्केन हो जाए। क्या हो जाए? साइक्लिक एल्केन्स। जैसे मान लो ये आपका हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब देखो यहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। लेकिन जहां कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड तो यहां भी है कार्बन कार्बन में और यहां भी है, बट ये ओपन चेन है, और ये ओपन चेन नहीं है, क्या है, साइक्लिक है। अब साइक्लिक में अगर मैं फ्री रोटेशन करवाना चाहूं तो बॉन्ड को तोड़े बिना नहीं हो सकती है, और अगर सिंगल बॉन्ड में मैं फ्री रोटेशन करवाना चाहूं तो बॉन्ड को तोड़े बिना फ्री रोटेशन पॉसिबल है। बहुत सारे क्या बनेंगे यहाँ पे, कन्फर्मर बनेंगे। कहानी सही है? चलो अब साइक्लिक एल्केन में देयर आर सो मेनी एग्जांपल, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है। सबको डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर? चलो अब उसके बाद दूसरा कौन सा आता है जो कॉन्फ़िगरेशनल में, ऑप्टिकल आइसोमर्स। कौन सा आता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इसके अंदर एनेंटियोमरिज्म है, ठीक है, यानी एनेंटियोमर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी जहां पे कायरल सेंटर हो, कायरल कार्बन हो और उसका मिरर इमेज बनता हो और वो मिरर इमेज का हो नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। चलो ये भी डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके भी कम से कम 2 से 3 लेक्चर बनेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये हमारा एक क्या हो गया, एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, ट्री रेडी हो गया आइसोमरिज्म का, कि हमको पहले पता होना चाहिए कि आइसोमरिज्म है वो कितने टाइप का है और उनके जो टाइप है वो फर्दर कितने टाइप का है। तो दोबारा से एक बार पढ़ते हैं कि आइसोमरिज्म बेसिकली 2 टाइप का होता है, क्या, एक स्ट्रक्चर और एक स्टीरियो। अब स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है वो 6 टाइप का होता है, चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टोटोमरिज्म एंड मेटामरिज्म। और उसके बाद आपका स्टीरियो है वो बेसिकली 2 टाइप का है, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल। कन्फर्मेशन कहां होता है, जहां कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है और फ्री रोटेशन क्या है, पॉसिबल है, ठीक है, और ये ओपन चेन में होगा। और इसमें 2 टाइप के प्रोजेक्शन आते हैं, एक होता है सोहर्स प्रोजेक्शन और एक आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ओके। फिर कॉन्फ़िगरेशन फर्दर 2 टाइप का होता है, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। अब ज्योमेट्रिकल कहां होता है, जहां पे डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया, अब वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एक कार्बन और दूसरे कार्बन उसको रोटेट करना होगा तो भैया बॉन्ड को तोड़ के रोटेट होगा, विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हो गया। उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो गया, तो यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिन एंटी, क्या बोलेंगे इसको, सिन एंटी। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का ही टाइप है। ऑक्साइड के अंदर भी कौन सा आएगा आपका, सिन और एंटी आएगा। एजो कंपाउंड में भी क्या जाएगा आपका, सिन एंड एंटी। जैसे ये सिस ट्रांस है वो ऐसी सिन और एंटी है। उसके बाद क्या आएंगे, साइक्लिक एल्केन, साइक्लिक एल्केन के अंदर भी क्या आएगा, सिन और एंटी आएगा, क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप है कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जहां पे एक कायरल कार्बन होता है, ठीक है। कायरल कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन की चारों वैलेंसी चारों डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हो वो कायरल कार्बन है, ठीक है। उसका जब आप मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज बन जाए
और वो मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो सके, यानी सुपर इंपोज ना हो सके। मैं बोल सकता हूं कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हों तो वो क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। क्लियर है? तो इसको एक बार पहले अच्छे से नोट डाउन कर लो और फिर उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आज हम लोग लेने वाले हैं क्या, एक तो चेन आइसोमरिज्म लेने वाले हैं और एक हम लोग लेने वाले हैं क्या, पोजीशन आइसोमरिज्म। डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, सब लोग हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन करो। चलिए इसको मिटा दिया जाए। अभी सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म, चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला आज का, देखिए ध्यान से। तो पहला टाइप कौन सा इसका, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता क्या है, एक्चुअली कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। वो क्या होते हैं, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं और फिनोमेना क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, हमने बोला कि कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, चेन आइसोमरिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं, चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है कि भाई ये वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है जहां पर कार्बन की चेन डिफरेंट हो जाए, विच हैव डिफरेंट कार्बन चेन। ठीक है, जैसे मान लो कि एक कार्बन चेन में 4 कार्बन है और दूसरी चेन में 3 कार्बन हो जाए, तो वो फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। देखो ध्यान से, मान लो एक एग्जांपल हमने लिया, क्या लिया, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, किसका एग्जांपल है ये, ब्यूटेन का। किसका है, ब्यूटेन, और हम इसको क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। तो देखना आपने कि कार्बन का एक स्ट्रेट चेन है, फॉर्मूला क्या हुआ इसका, इसका फॉर्मूला हुआ C4, H कितने हुए, 3 2 5 2 7 और 3 10, H हुआ 10, यानी ये हमारे पास एल्केन है। ठीक है, अब हमने क्या काम किया कि एक कार्बन को हमने बना दिया क्या, ब्रांच बना दिया। जैसे मान लो 1 2 3 और एक कार्बन को हमने यहां रख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन पूरा कर देते हैं, कितने हो जाएंगे, 3, यहां भी 3, यहां 1 यानी 3, 1 2 3 बॉन्ड है यानी 1। क्लियर है? ओके, अब देखो यहां पे मेन कार्बन चेन है, वो कितने कार्बन की है, 1 2 3 कार्बन की है। यहां पर मेन कार्बन चेन 4 कार्बन की थी और यहां पे 3 कार्बन की है, तो यहां पे कार्बन चेन डिफरेंट हो गई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहां भी देखो कितने कार्बन हुए, C4, H कितना हुआ, 3 3 6 3 9 और 1 10, H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कार्बन चेन यहां 4 की है, यहां पे मेन कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन की है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, चेन आइसोमर। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। भाई अगर मैं आईयूपीएसी नेम करूं तो क्या होगा, 1 2 या 1 2 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, लेकिन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, कॉमन नेम के बारे में। तो इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटेन। 2 नंबर कार्बन पे अगर एक मिथाइल आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। तो मैं बोलूं कि एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के क्या हुए, चेन आइसोमर्स हुए। ठीक है, तो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन्स इज नोन एज चेन आइसोमरिज्म। क्लियर है, नोट कर लोगे इसको। चलो आपके सामने क्या आ गया, एक एग्जांपल आ गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं किसको, एल्केन को। किसको, एल्केन को। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार। ओके, और एल्केन में हम लोग चेन आइसोमर्स पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए ध्यान से, हम लोग एल्केन में जैसे हमने सबसे पहले लिया एल्केन्स में किसको, हमने लिया यहां पर किसको, मीथेन को। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। अब बताओ यहां पे कार्बन ही एक है तो वहां पे चेन डिफरेंट कैसे होगी, इसका मतलब है मीथेन का कोई भी चेन आइसोमर होगा ही नहीं। फिर उसके बाद हमने क्या ले लिया, इथेन ले लिया। इथेन का फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6 यानी CH3। अब यहां कैसे भी कर लो, यहां पर भी कोई भी चेन आइसोमर नहीं होने वाला, दो ही कार्बन। नंबर 3 पे आते हैं क्या, प्रोपेन। अब प्रोपेन का फॉर्मूला CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो अब यहां पे कार्बन चेन में हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता यहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एल्केन में
जो मीथेन है, मीथेन और प्रोपेन है, वो कोई भी चेन आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। तो फिर इसके बाद कौन आ जाता है हमारे पास, क्या, ब्यूटेन। ब्यूटेन चेन आइसोमरिज्म शो करेगा। कैसे, फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब बात क्या आती है कि ब्यूटेन है वो चेन आइसोमरिज्म शो करेगा, ये तीन पहले वाले नहीं कर रहे। अब ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर बनेंगे ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला वाला कौन सा भी पढ़ा था हम लोगों ने, एन ब्यूटेन, ठीक है, 4 कार्बन की चेन। उसके बाद देखो कि अगर मैं 1 2 3 एक मिथाइल को यहां पे ले आया, तो ये क्या हो गया, CH3 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 इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर बनेंगे, 2 चेन आइसोमर बनेंगे। कितने चेन आइसोमर बनेंगे, 2। क्लियर है। अब ब्यूटेन के बाद आते हैं किसके बाद में, पेंटेन के पास। किसके पास में, पेंटेन। अब पेंटेन में कितने चेन आइसोमर बनेंगे, सबसे पहले बना के देखते हैं। देखो ध्यान से, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। मैंने पांचों कार्बन को सबसे पहले एक लीनियर चेन में ले लिया, ठीक है, ओके। CH3 ये हो गया H2 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 CH3। फॉर्मूला क्या है पेंटेन का, C5 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए। CnH2n+2, 5 का डबल करो 10, उसमें 2 ऐड कर दो। क्लास 10 में आपने अच्छे से पढ़ा होगा एल्केन का सिंपल फॉर्मूला। तो ये तो हमारे पास क्या है, इसका नाम है एन पेंटेन। क्या नाम है, एन पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल चेन है हमारे पास। फिर हमने क्या किया, देखो हमने क्या काम किया, एक ब्रांच लगा दी। कैसे, हमने 4 कार्बन का 1 2 3 4 कार्बन ले लिए, और एक मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्रांच लगा दी। CH3, ये भी CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, और ये CH हो गया। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो देखा 2 नंबर कार्बन पे क्या है, मिथाइल है। तो ये क्या हो गया आपका, आइसोपेंटेन हो गया। क्या हो गया, आइसोपेंटेन। क्या हो गया, ये आइसोपेंटेन। क्लियर है। चलो अब इस मिथाइल ग्रुप को अगर मैं यहां लगाऊं तो वो तो सेम हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग फिर यहां से हो जाएगी 1 2, वो भी आपका क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखा आपने यहाँ पे 5 कार्बन की पेरेंट चेन थी, यहाँ पे पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 की। तो क्या हुए, चेन आइसोमर हुए। फिर एक एग्जांपल और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो अगर मान लो ऐसा कर दे 1 2 3, एक मिथाइल यहां पर, एक मिथाइल यहां पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3, ये भी CH3, ये CH3 CH3, और इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो ठीक है, यहां पे तो हाइड्रोजन आएगा ही नहीं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल 5 कार्बन 3 3 3 3, यानी टोटल 12 हाइड्रोजन, C5H12। अब देखो अगर 2 नंबर कार्बन पे, भाई नंबरिंग अगर मैं करूं 1 2 3, 2 नंबर कार्बन पे अगर मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए, यानी 2 डाई मिथाइल टाइप की कंडीशन आती है। इसका नाम अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो क्या होगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम होगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यानी अगर 2 डाई मिथाइल हो जाए तो उसका कॉमन नेम क्या होता है, नियो। तो इसका नाम हो जाता है क्या, नियोपेंटेन। क्या नाम हो जाता है, नियोपेंटेन। क्या नाम हो जाता है, नियोपेंटेन। यानी पेंटेन के आपके पास 1 2 3 चेन आइसोमर बनते हैं। पेंटेन के कितने चेन आइसोमर बनते हैं, 3 चेन आइसोमर। कहानी समझ आ रही है। यानी जैसे जैसे एल्केन में कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनके नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स वो भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कर पाओगे। तो इसका मतलब हमने सबसे पहले क्या देखा कि मीथेन में, इथेन में और प्रोपेन में कोई भी चेन आइसोमर पॉसिबल है नहीं। फिर ब्यूटेन में कितने होंगे, 2 होंगे, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। फिर पेंटेन में क्या होंगे, 3 होंगे, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, हेक्सेन के बारे में। ठीक है, तो इसको एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं और उसके बाद देखते हैं कि डायरेक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। पहले अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। तो हमने क्या देखा कि मीथेन में CH4 में एक भी नहीं है, C2H6 इथेन में एक भी नहीं है, C3H8 प्रोपेन में एक भी नहीं है। उसके बाद हम लोग कहां पे गए, हम गए C4H10 ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। फिर C5H12 कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। अभी पढ़ने वाले हैं C6H कितना हो जाएगा, 14। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, हेक्सेन। अब हेक्सेन में आप लोग भी ट्राई करके देखो कि कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है। पॉज करके वीडियो को ट्राई करके देखिए। ठीक है, चलो अभी हम लोग बनाते हैं कि हेक्सेन में C6H14 उसमें कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सारे के सारे कार्बन को सिंगल
चेन में, स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका CH3 CH2 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 और ये CH3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। एक तो ये हो गया। उसके बाद है नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हमने क्या काम किया कि एक मिथाइल को हम लोग क्या बना देते हैं, ब्रांच बना देते हैं। 1 2 3 4 5, जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन की हो गई और एक मिथाइल को हमने ब्रांच बना दिया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका CH3 CH3 CH2 CH2 और ये क्या होगा आपका CH, और ये क्या हो गया आपका CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, यहां से नंबरिंग करूं तो 2 नंबर कार्बन पर क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसोहेक्सेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोहेक्सेन। नंबर 3 करते हैं। अब ये जो 2 नंबर पे मिथाइल हमने लगाया, इस मिथाइल को 3 नंबर पे लगा दें। CH3 CH2 CH, यहां आ जाएगा CH3 CH2 CH3। अब इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, आईयूपीएसी तो हो जाएगा इसका 1 2 3 मिथाइल पेंटेन। आईयूपीएसी तो है, जैसे उसका आईयूपीएसी नेम क्या है 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या है 3 मिथाइल पेंटेन, लेकिन ऊपर वाले का नाम है आइसोहेक्सेन क्योंकि 2 मिथाइल था, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप था तो आइसो आ गया, लेकिन 3 पे मिथाइल का कॉमन नेम नहीं है। ठीक है ना, तो कितना हुआ टोटल 3। उसके बाद आते हैं नंबर 4 पे। अब देखो इस मिथाइल को अगर मैं यहां पे लेके आऊं तो वो 4 नहीं हो जाएगा, क्यों, यहां लेके आऊंगा तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी 1 2, यानी वो ऊपर वाला ही बन जाएगा। क्लियर है, चलो अब और क्या हो सकता है कि कार्बन चेन पहले 6 की थी, फिर 5 की, फिर 5 की, अब उस कार्बन चेन को और छोटा कर देते हैं, यानी 4 की करते हैं, 1 2 3 4 कर दिया। तो हमने क्या काम किया, एक मिथाइल यहां लगा दे और एक मिथाइल कहां लगा दे, यहां पर लगा दे। ठीक है, ये क्या हो गया, अगर नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4, 2 पे भी क्या है मिथाइल, 3 पे भी क्या है मिथाइल। ठीक है, देखो 1 2 3 H, तो ये आपका हो गया 2 3 डाई मिथाइल। क्या नाम है इसका, 2 3 क्या डाई मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा ब्यूटेन। अब देखो ये इन सब से क्या है डिफरेंट हुआ, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। अब उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग, हम ये कर सकते हैं कि जो 3 पे मिथाइल लगाया है वो मिथाइल कहां लगा दे, वो 2 पे लगा दे। कैसे, देखो CH3 C, यहां भी मिथाइल लगा दे और यहां भी मिथाइल लगा दे। ठीक है ना, कितना हुआ 1 2 3 4, फिर CH2 CH3। क्लियर। अब देखो इसका नाम क्या हुआ, अगर नंबरिंग यहां से करें 1 2 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ऊपर वाला था 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये है 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब देखो ये 2 और 2 पे है, डाई मिथाइल है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं नियो। जब नियो बोलूंगा तो 6 के 6 कार्बन को ले लूंगा तो क्या हो जाएगा नियो हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, नियो हेक्सेन। क्लियर है, तो टोटल हमारे पास कितने बने 1 2 3 4 5, यानी जो हेक्सेन है उसके कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे हमारे पास, 5 आइसोमर पॉसिबल होंगे। कितने होंगे 5, तो हेक्सेन के कितने होंगे हमारे पास 5। क्लियर है, समझ आ गया सबको। चलो अब हेक्सेन के बाद हम लोग आगे चलते हैं किसके ऊपर, C7H कितना हो जाएगा 16, इसका नाम क्या है हेप्टेन। क्या नाम है हेप्टेन। अगर आप देखोगे कि हेप्टेन के जो आइसोमर बनेंगे वो टोटल कितने बनते हैं 9 बनते हैं। कितने बनते हैं 9। अब बात यह है कि हमने 5 बना लिए, अब उसके बाद 9 भी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप आगे जाओगे C8H कितना हो जाएगा 18, इसके कितने बनते हैं 18, यानी ऑक्टेन के 18 चेन आइसोमर बनते हैं। ठीक है, C9H कितना हो जाएगा 20, उसके बनते कितने 35, यानी नोनेन के 35 चेन आइसोमर बनते हैं। और उसके बाद लास्ट में जब आप डेकेन में जाते हो मान लो C10H22, और उसके बनते हैं टोटल 75 चेन आइसोमर्स। डेकेन के 75 चेन आइसोमर्स बनते हैं। अब वो 75 हमको बना के देखना जरूरी नहीं है। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आप 75 बनाने लग गए, पहली बात तो वो बनेंगे नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हो ही जाएगा, और दूसरी बात टाइम कंज्यूमिंग। तो इसका मतलब है इसको तो याद रखना ज्यादा बेहतर है, 35 को याद रखना ज्यादा बेहतर है, 18 को याद रखना ज्यादा बेहतर है। हाँ, हम इसका हेप्टेन का बना के देख सकते हैं 9। तो एक काम करते हैं सबसे पहले कि हेप्टेन के हम लोग आइसोमर बना के देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दो। हाँ जी, तो हेप्टेन में हमारे पास टोटल कितने आइसोमर आते हैं, चेन 9 आते हैं। तो 9 के 9 हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है ना, चलिए। हाँ जी, क्या लिखा हम लोगों ने हेप्टेन,
फॉर्मूला क्या है C7, H क्या हो जाएगा 16, H क्या हो जाएगा 16 और उसके कितने बनने वाले हैं 9। देखिएगा ठीक है। नंबर 1 देखो, सबसे पहले क्या काम करें 1 2 3 4 5 6 और क्या हो जाएगा 7। 7 के साथ हमने क्या बना दिए, चलो हाइड्रोजन भी ले लो CH3 H2 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 और H3। क्या नाम है इसका N हेप्टेन। क्या नाम है इसका N हेप्टेन। क्लियर है। तो ये तो हो गया एक। दूसरा, उसके बाद अब कार्बन चेन 7 की वजह से अब क्या कर दे 6 कर दे, 1 2 3 4 5 6 और यहां पे 2 नंबर पे हमने लगा दिया क्या मिथाइल। अब हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे ना। 2 पे हमने क्या लगा दिया मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया 2 मिथाइल। 2 मिथाइल क्या हो जाएगा हेक्सेन। अब देखो 2 पे मिथाइल आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसो, इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा इसका आइसो हेप्टेन। क्लियर है। उसके बाद देखो नंबर 3, अब ये मिथाइल जो 2 पे था वो 3 पे ले आओ, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 पे मिथाइल ले आओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर। अब देखो इस मिथाइल को यहां पर लाऊंगा तो वो तो आइडेंटिकल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग फिर यहां से हो जाएगी 1 2 3 वही आने वाला है 3 मिथाइल हेप्टेन। तो इसका मतलब है अब और क्या कर सकते हैं, फिर देखो नंबर 4 पे आता है। नंबर 4 पे अब कार्बन चेन जो 6 की थी अब उसको क्या करना पड़ेगा 5 की करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली कार्बन चेन जो 6 की थी अब 1 2 3 4 5 हमने क्या कर दी 5 की। तो हमने क्या किया कि एक मिथाइल तो यहां लगा दिया, एक मिथाइल यहां लगा दिया। ठीक है, नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 4 5, यानी 2 पे भी मिथाइल 3 पे भी मिथाइल, तो नाम क्या हो गया इसका 2 3 क्या नाम है डाई मिथाइल और 5 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा पेंटेन। 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है। अब एक काम और कर सकते हैं क्या कि ये जो 3 वाला मिथाइल है वो 4 पे लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 2 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है। ओके, फिर Vi यानी 6 नंबर। अब और क्या चीज पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे, और क्या पॉसिबल हो सकता है, एक काम करें कि जो मिथाइल यहाँ पे 2 पे लगाया ये 3 पे लगाया उस मिथाइल को 2 पे वापस लगा देते हैं। कैसे देखो 2 3 4 5 यहां भी मिथाइल यहां भी मिथाइल। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। क्या नाम इसका 2 2 डाई मिथाइल, और जहां ये 2 2 डाई मिथाइल आ गया इसका मतलब ये क्या हो गया आपका नियो, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया क्या नियोहेप्टेन। क्या नाम होगा इसका नियोहेप्टेन। नियो का मतलब है 2 और 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो फिर सारे कार्बन को ले लिया जाता है। सारे कितने कार्बन है 7 है, तो ये होगा आपका नियोहेप्टेन। ये बात क्लियर। चलो अब ये 2 2 डाई मिथाइल क्या है, ये कहानी हम लोग 3 पे भी कर सकते हैं, 3 3 डाई मिथाइल। ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 3 पे भी मिथाइल यहां भी 3 मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा इसका 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्या नाम होगा इसका 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन। कितने आइसोमर बन गए 7। ठीक है, अब आते हैं किसके ऊपर 8 के ऊपर। किसके ऊपर 8 के ऊपर। अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो ध्यान से कि हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये हमेशा स्किप हो जाता है। ठीक है, यानी आप 3 पे क्या लगा सकते हो इथाइल ग्रुप लगा सकते हो। देखो कहीं से भी नंबरिंग करो, यहां से करोगे तो भी 3 इथाइल पेंटेन, यहां से नंबरिंग करोगे तो भी 3 पे क्या आएगा इथाइल आएगा पेंटेन, ऐसे नंबरिंग करोगे तो भी 3 पे इथाइल पेंटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 इथाइल पेंटेन। ये स्किप हो जाता है, इसको अच्छे से याद रखना 3 इथाइल पेंटेन। क्लियर है। अब देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग, और ये कर सकते हैं अब कार्बन चेन जो कितने की है 5 की है, क्या उसको हम लोग 4 कर सकते हैं, करके देखते हैं 1 2 3 4 कर दिया। उसके बाद 2 पे यहां पे मिथाइल लगा दो, यहां भी मिथाइल लगा दो, 3 पे भी एक मिथाइल लगा दो, लगा दिया ना। अब इसका नाम क्या हो गया, अगर यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 तो 2 पे मिथाइल, अगेन 2 पे मिथाइल, फिर 3 पे भी मिथाइल, तो इसका नाम हो जाता है क्या, इसका नाम होगा 2 2 3 ट्राई मिथाइल। क्या नाम है 2 2 3 ट्राई
मिथाइल और फिर मेन चेन कौन सी है 4 कार्बन की, बोले तो ब्यूटेन, 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? तो ये टोटल हमारे पास कितने आइसोमर बने हैं 9 आइसोमर बने हैं किसके हेप्टेन के। तो हेप्टेन के टोटल जो 9 चेन आइसोमर्स बनता है, ठीक है, कौन कौन सा है एन हेप्टेन, फिर 2 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है, 2 मिथाइल हेक्सेन जिसको हम लोग आइसोहेप्टेन बोलते हैं क्योंकि 2 पे मिथाइल आ गया, फिर आपका हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन, उसके बाद 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन कर सकते हैं, फिर 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन कर सकते हैं, 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन करेंगे और 2,2 डाई मिथाइल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया नियो, इसका नाम हो गया नियो हेप्टेन। फिर उसके बाद 3 नंबर पे भी मिथाइल लगा सकते हो 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन, फिर 3 पे इथाइल लगा सकते हो, ये मैंने क्या बोला स्किप हो जाता है बनाते टाइम, तो इसको याद रखिएगा 3 पे इथाइल पेंटेन, और लास्ट में क्या होगा कि कार्बन चेन कर दी 4 की यानी ब्यूटेन कर दिया, और 2 पे मिथाइल, अगेन 2 पे मिथाइल और 3 पे मिथाइल, 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये टोटल हमारे पास बने कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या बन गए इसके चेन आइसोमर बन गए। क्लियर है? तो हेप्टेन के 9 चेन आइसोमर बनते हैं। अब उसके बाद आता है ऑक्टेन। ऑक्टेन में कितने चेन आइसोमर बनते हैं 18। अब ये 18 बना करके आप फ्री हो 18 बना करके ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, कि 18 होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, बट किसी को रिपीट मत कर देना। उसके बाद नोनेन के 35 और डेकेन के कितने 75। तो मैं कह रहा हूं कि क्या हम इसको एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं। मोबाइल नंबर कैसे कि भाई हमको ये तो पता है कि मीथेन में इथेन में प्रोपेन में तो बनते नहीं, फिर कहां से स्टार्ट होंगे एल्केन में C4 से। एल्केन की बात हो रही है, एल्केन में चेन आइसोमरिज्म की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है चेन आइसोमरिज्म की बात, और उसमें C1 C2 और C3 में कोई भी चेन आइसोमर नहीं है। कहां से स्टार्ट होगा C4 से, C5, 6, 7, 8, 9 और क्या हो जाएगा C10। वैसे आपसे C7 से ज्यादा कोई पूछने वाला है नहीं, क्योंकि 18 वाला तो कौन पूछेगा, उनको भी पता है, एग्जामिनर्स को भी पता है कि 18 थोड़ी बना के देखेगा बच्चों, ठीक है ना। तो फिर भी याद कर लेते हैं कैसे। C4 में हमने बनाए कितने बनाए थे 2, C5 में 3, C6 में बनाए थे हमने 5, C7 में हमने कितने बनाए हैं हमने बनाए हैं 9, और C8 में कितना होता है 18, 9 में 35 और डेकेन में कितना होता है 75, कितना होता है 75। तो देखो अगर आप काउंट करोगे ना तो टोटल 10 डिजिट है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 डिजिट का ही हमारा मोबाइल नंबर होता है। तो क्या हम इसको एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं? कैसे भाई, हिंदी में याद करते हैं कैसे, 235 918 35 75, 235 918 35 75, ठीक है, यानी 235 918 3575, ठीक है। तो आप इसको एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हो, जैसे हम अपने सिटी का पिन कोड याद भी रखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो वैसे ये एक मोबाइल नंबर है, किसका है एल्केन का मोबाइल नंबर है, और उसके चेन आइसोमरिज्म का मोबाइल नंबर है। कर लोगे? आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम लोगों ने पढ़ा चेन आइसोमरिज्म, तो अभी हम लोग दूसरा आइसोमरिज्म लेने जा रहे हैं। इसमें कौन सा? पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं कि ये पोजीशन आइसोमरिज्म होता क्या है। देखो ध्यान से, नंबर 2 क्या था इसमें, पोजीशन आइसोमरिज्म। क्या मतलब इसका कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाए। किसका पोजीशन चेंज हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप का। और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड्स का पोजीशन चेंज हो रहा है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 नंबर कार्बन पे, 2 पे, 3 नंबर कार्बन पे। तो फंक्शनल ग्रुप का, मल्टीपल बॉन्ड्स का, अगर वो भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट्स का। अब वो सब्स्टिट्यूएंट्स में आपके इथाइल मिथाइल ग्रुप भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर उनका पोजीशन चेंज हो जाता है तो ऐसे आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स हो जिसमें मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ये ग्रुप भी आ जाएंगे सारे। अगर इनका यानी अगर कोई ब्रांचिंग हो, ये समझ लो, और इनका पोजीशन अगर चेंज हो जाता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमरिज्म। क्लियर है कहानी? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपको दिया है 1, 2, 3 और यहां पे दे दिया OH। इसका नाम क्या है? CH3, ये CH2, CH2। इसका नाम है प्रोपेनॉल।
भाई 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और 1 पे लगा है क्या, ओल हो जाएगा, तो इसका नाम है प्रोपेनोल, या इसको मैं प्रोपेन 1 ओल भी लिख सकता हूं। भी अगर 1 पे है वो बताने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन चलो इसको लिख दिया प्रोपेन 1 ओल। अब देखो नंबरिंग कहां से हुई, यहां से। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन था, एल्कोहल था, वो नंबर 1 कार्बन पे था। अगर इस फंक्शनल ग्रुप को नंबर 2 पे ले आए, 1 2 3, 1 2 3, CH3, ये हो गया आपका CH, ये हो गया आपका CH3। अब ये जो एल्कोहल जो पहले नंबर 1 पे था, कहां पर आ गया, नंबर 2 पर आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओल। तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर। ये बात समझ आ गई। तो अब मैं एक बात बोल दूं आपको कि क्या कोई जरूरी है कि कोई कंपाउंड्स हैं, दो कंपाउंड्स है, वो सिर्फ एक ही टाइप का आइसोमरिज्म शो करें, या वो चेंज करें या पोजीशन करें? नहीं, दो कंपाउंड है वो एक से ज्यादा टाइप के आइसोमरिज्म भी शो कर सकते हैं। ठीक है, दो कंपाउंड है वो चेन आइसोमरिज्म भी शो कर सकते हैं और साथ साथ में पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब दो कंपाउंड एक से ज्यादा टाइप के आइसोमरिज्म को शो करेंगे तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? ठीक है, तो देखो हम यहां पे बनाते हैं क्या, एक प्रायोरिटी टेबल। क्या बनाते हैं, प्रायोरिटी। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हम लोग सेट करने वाले हैं क्या, प्रायोरिटी। टोटल हमारे पास 6 आइसोमरिज्म है स्ट्रक्चर में। ठीक है, अगर मान लो कोई दो कंपाउंड एक से ज्यादा टाइप का आइसोमरिज्म शो कर रहा है किसमें, स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे किसको, रिंग चेन आइसोमरिज्म को। किसको देंगे, रिंग चेन आइसोमरिज्म को। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देंगे किसको, टी टोटोमरिज्म को। आर लिख देता हूं मैं, क्या है यहां पे, रिंग चेन आइसोमरिज्म। टी का मतलब टोटोमरिज्म। तो सबसे पहले किसको दिया हम लोगों ने, आर को दिया, फिर किसको दिया, टोटोमरिज्म को। इसके बाद किसको देंगे, एफ। एफ बोले तो फंक्शनल आइसोमरिज्म को। किसको, फंक्शनल आइसोमरिज्म को। एफ के बाद देंगे हम लोग किसको, एम। एम का मतलब क्या है, मेटामरिज्म। मेटामरिज्म। ठीक है, और मेटामरिज्म के बाद फिर किसको देंगे, क्या बच गया हमारे पास, इसको मिटा दो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देंगे क्या, सी। सी का मतलब चेन आइसोमरिज्म को, और लास्ट में किसको देंगे, पी। पी का मतलब किसका, पोजीशन आइसोमरिज्म। यानी अगर मान लो दो कंपाउंड एक से ज्यादा टाइप के आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं स्ट्रक्चर वाले, तो उनमें प्रेफरेंस किसको दी जाती है, सबसे पहले प्रेफरेंस, अगर वहीं पे कोई रिंग चेन बन रहा है तो रिंग चेन आइसोमरिज्म को देंगे, वो नहीं है टोटोमरिज्म हो रहा है उसको देंगे, वो नहीं है तो फंक्शनल को, ये नहीं है तो मेटा को। और अगर चेन और पोजीशन दोनों ही शो हो रहे हैं कंपाउंड्स के द्वारा, तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, चेन आइसोमरिज्म को देंगे। किसको देंगे, चेन। क्लियर है कहानी? तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज हम लोग चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी अगर दो कंपाउंड ये दोनों टाइप का आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं तो इन दोनों में से प्रेफरेंस पहले किसको दी जाएगी, चेन आइसोमरिज्म को दी जाएगी। वो पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो करेगा लेकिन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द चेन आइसोमरिज्म। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, ये हमारे पास हेप्टेन का एग्जांपल हम लोगों ने लिया। ठीक है ना, अब देखो यहां पे अगर मैं बोलूं हेप्टेन में, अगर मैं हेप्टेन में बोलूं कि जो 1 एंड 2, ये जो नंबर 1 और नंबर 2 है वो कौन सा आइसोमर है, तो आपको साफ पता लगेगा कि नंबर 1 में 7 कार्बन थे चेन में, और नंबर 2 में पेरेंट चेन में कितने थे, सिर्फ 6 कार्बन थे। यानी कार्बन का नंबर चेन में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो 1 और 2 एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, एक दूसरे के होने वाले हैं क्या, चेन आइसोमर्स। क्या होने वाले हैं, चेन आइसोमर। देखो उसके बाद देखो अगर मैं 2 और 3 में आता हूं, किसमें आता हूं, 2 और 3 में, नंबर 2 एंड 3 में। नंबर 2 में देखो आप कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और 3 में 1 2 3 4 5 6, यानी 2 और 3 में पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यहां भी 6 यहां भी 6। तो इसका मतलब चेन आइसोमरिज्म नहीं होंगे ये दोनों एक दूसरे के। ये दोनों हेप्टेन के तो चेन आइसोमरिज्म है क्योंकि हेप्टेन में 7 कार्बन थे, लेकिन एक दूसरे से अगर मैं बात करूं, एक दूसरे के चेन आइसोमर नहीं है। क्यों, दोनों में पेरेंट चेन क्या है, सेम है। तो फिर क्या होगा, अब यहां पे देखो ब्रांचिंग नंबर 2 पे, यहाँ पे क्या लगा, मिथाइल लगा। देखो 1 2 3 4 5 6,
यहाँ पे 2 पे क्या है, मिथाइल, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो गया। यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट था मिथाइल और वहां पे 3 नंबर कार्बन पे वो मिथाइल है। तो जहां पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो जाए फंक्शनल ग्रुप का, फिर आपके मल्टीपल बॉन्ड का और सब्स्टिट्यूएंट का, तो वो एक दूसरे क्या होते हैं, पोजीशन। तो जो 2 और 3 है वो एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। ये बात समझ आ रही है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखो कि अगर मैं बात करूं किसके अंदर, मैं बात करूं यहां पे 4 और 5 के अंदर, किसमें, 4 एंड 5। तो 4 और 5 में देखो, कार्बन 4 में कितने हैं मेन चेन में, 1 2 3 4 5, 5 में भी 1 2 3 4 5, यानी 4 और 5 में जो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। जब नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो दोनों एक दूसरे के चेन तो नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखो 2 पे और 3 पे, यहाँ पर क्या है 2 पे और 4 पे, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो गया तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर। अरे कोई भी उठा लो, कोई भी उठा लो, जैसे मैं रैंडमली उठा रहा हूं, मैंने 6 उठा लिया और मैंने 8 उठा लिया। मैं जानना चाह रहा हूं कि 6 और 8 एक दूसरे के क्या है, 6 एंड 8, ठीक है। अब देखो 6 में 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन, ठीक है। और 8 में पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, यहां पर भी 5 कार्बन है। तो दोनों में पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, तो चेन आइसोमर तो नहीं। तो फिर यहां पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है, 2 2, और यहां पर क्या है, यहां पर है 2 3 क्या, इथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो गया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। क्लियर था नहीं। चलो रैंडमली कुछ और उठाते हैं कि मान लो मैंने एक तो 4 ले लिया, ओके, और एक मैंने मान लो क्या ले लिया, 6 ये 7 ले लिया। एक तो मैंने ले लिया 4 और एक मैंने क्या ले लिया, 7। मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या है। अब 4 में देखो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और 7 में पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, यहां पर भी कितने हुए, 5 हुए, ठीक है। तो पेरेंट चेन तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहां पर 2 3 पे मिथाइल है, यहां पे 3 पे मिथाइल है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए। क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। कहानी समझ आ रही है। चलो अगर मैं उठा लूं किसको, मैंने उठा लिया 2 और 4 को, मैंने किसको ले लिया, 2 एंड 4, ठीक है। अब 2 में देखो, 2 में पेरेंट चेन में कितने कार्बन है भाई, 2 में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है पेरेंट चेन में, और 4 में 1 2 3 4 5। तो देखा आपने 2 और 4 में पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, क्या हो गए, चेन आइसोमर हो गए। क्या हो गए, चेन आइसोमर। अब यहाँ पे पोजीशन है क्या, यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, ओके, यहाँ पे 2 पे भी मिथाइल और 3 पे भी मिथाइल है, यानी अब 2 और 4 एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर भी है। क्या है, पोजीशन आइसोमर भी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन अगर दो कंपाउंड एक से ज्यादा टाइप के आइसोमरिज्म दिखाता है, मान लो यहाँ पे चेन भी दिखाया और पोजीशन भी दिखाया, और चेन और पोजीशन में किसको प्रेफरेंस देंगे हम लोग, चेन आइसोमरिज्म को। तो हम लोग किसको लिखेंगे यहाँ पे, चेन आइसोमर एक दूसरे के। कहानी समझ आ रही है। तो दो कंपाउंड है, वो एक से ज्यादा टाइप के आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है। आज हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम वो स्टीरियो आइसोमरिज्म वगैरह की बात नहीं कर रहे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, प्रायोरिटी आपको समझ आया होगा। सिंपल आप आरटीएफ एमसीपी याद कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपका प्रायोरिटी है। अगर दो कंपाउंड एक से ज्यादा टाइप के आइसोमरिज्म क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर, इसको मिटा दिया जाए, चलो ठीक है। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, कुछ एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या सिर्फ हमसे एल्केन के बारे में पूछा जाएगा, नहीं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, इसको मिटा दो। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी structural isomers can be possible of a compound with molecular formula
क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मान लो आपको दिया C4H9 और आपको क्या दे दे OH दे दे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, C4H9OH दे दिया आपको, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख दूं क्या, C4H10O लिख सकता था मैं, है ना। तो आपको ये दे दिया, या फिर ऐसा कर लो, आपको दिया है C4H9, मान लो आपको दे दिया Cl दे दिया, ठीक है। तो इसके कितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है इसके, वो हमको देखना है यहां पे, ठीक है ना। चलो तो देखो ध्यान से कि एक काम करते हैं कि बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं और सबको पहले अच्छे से समझेंगे और बाद में क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। कैसे, देखो यहां पर ये हुआ क्या, एक्चुअली ये था क्या, ये ब्यूटेन था और उसका एक हाइड्रोजन हटा दिया गया तो ये क्या बन गया, ब्यूटाइल बन गया। तो देखो सबसे पहले होगा क्या, इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि मान लो आपके पास मीथेन है, क्या है, मीथेन, आपने क्या किया, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया, CH3, ये ग्रुप बन गया, क्या नाम है इसका, मिथाइल ग्रुप, क्या बन गया, मिथाइल ग्रुप। मान लो मैं ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को लास्ट में लेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है ना। मान लो मैंने एक क्लोरीन यहां लगा, ठीक है, अब मैं बोलूं कि भाई कितने इसके आइसोमर बन सकते हैं, तो भैया क्लोरीन यहां तो एक ही कार्बन है, इसके तो कोई आइसोमर बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। ओके, तो इसका कोई आइसोमर नहीं बनेगा, ओके, ये इसका एक ही है, मिथाइल क्लोराइड, क्या है, मिथाइल क्लोराइड। अब मान लो मैंने ले लिया CH3, क्या नाम है इसका, इथेन। हमने क्या काम किया कि इथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, क्या बन गया, CH3CH2, क्या नाम है इसका, इथाइल ग्रुप। और मैं अगर मान लो क्लोरीन लगा रहा हूं, ठीक है, तो क्लोरीन लगा दिया मैंने, तो क्लोरीन क्या होगा, ये नंबर 1 पे आ गया, और अगर इस क्लोरीन को मैं यहां लगाऊंगा तो नंबर यहां से हो जाएगी, यानी इसके भी कोई चेन आइसोमर या स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं बनने वाला, ठीक है, इसके भी नहीं बनेगा। नंबर 3 पे आते हैं क्या, CH3CH2CH3, क्या नाम इसका, प्रोपेन। हमने क्या पढ़ा था कि प्रोपेन का अगर मैं देखूं तो प्रोपेन का कोई चेन आइसोमर नहीं बनता, चेन आइसोमर नहीं बनता। अगर चेन आइसोमर नहीं बनता है तो अगर मेरे को फॉर्मूला दे दिया जाए, क्या मुझे फॉर्मूला दिया है CH3CH2CH2Cl, क्लोरोप्रोपेन या प्रोपाइल क्लोराइड, तो क्या इसके भी कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बनेंगे। देखते हैं कि ये प्रोपेन था, प्रोपेन में हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहां पर कितने टाइप के कार्बन है, यहां पे 2 टाइप के कार्बन है। कैसे, देखो ये कार्बन, मान लो मैंने इस कार्बन को मान लिया A, तो ये कार्बन भी क्या हुआ, A हुआ, भाई तो दोनों सेम टाइप के कार्बन हुए, ठीक है। इसको यहां से पीछे से देखूं तो ये 2 कार्बन से जुड़ा, इसको देखूं तो ये 2 कार्बन से जुड़ा, तो सेम टाइप के हुए। और ये कार्बन कौन सा हुआ, मान लो ये B कार्बन, क्यों कार्बन है, देखो ये कार्बन यहां से भी और यहां से भी जुड़ा हुआ है, तो यहां पे हमारे पास 2 टाइप के कार्बन है, ठीक है। अब उनके हाइड्रोजन हटाते हैं, मैं इसका हाइड्रोजन हटाऊं या इसका हाइड्रोजन हटाऊं, एक ही बात है। कैसे होगा, देखो CH3CH2CH2, एक तो ये हो गया, ये क्या था आपका, प्रोपेन, क्या था, प्रोपेन, और वो कौन सा था, एन प्रोपेन। तो ये जो बना है इसका नाम क्या हो गया, एन प्रोपाइल, क्या नाम हो गया, एन प्रोपाइल। अगर मेरे को क्लोरीन लगाना है तो मैं क्लोरीन यहां लगा सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड। फिर अगर मैं इस बी वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाता हूं तो क्या बन जाएगा, CH3CH3, ये देखो, ठीक है। देखो तो यहां पर क्या है, ये क्या बन गया, इसका आइसोप्रोपाइल ग्रुप बन गया, क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और यहां पे क्लोरीन। इसका मतलब अगर मैं प्रोपेन की बात करूं, प्रोपेन की, तो प्रोपेन के अंदर कोई स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं बनने वाले, लेकिन अगर मैं उस प्रोपेन का एक हाइड्रोजन हटा दूं, यानी प्रोपाइल ग्रुप बना दूं, तो वहां पर 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता है, एक तो एन प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल, ठीक है। इसका मतलब है कि अब आपके पास ये जो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, ब्यूटाइल क्लोराइड की बात आई, ठीक है। यहाँ पे Cl लगा सकते हैं, Br लगा के दे सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई और फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लो OH लगा के दे सकते हैं। तो क्यों ना हम एल्काइल ग्रुप का आइसोमरिज्म पढ़ लें, कि एल्काइल ग्रुप का आइसोमरिज्म आ गया, उसके बाद चाहे आप उसके ऊपर क्लोरो लगाओ, ब्रोमो लगाओ, या फिर OH एल्कोहल लगाओ, कुछ भी लगाओ, हम लोग तुरंत क्या पता लगा सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर आइसोमर पता लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या, आइसोमरिज्म इन एल्काइल ग्रुप्स,
कि अल्काइल ग्रुप के आइसोमरिज्म, देखो आइसोमरिज्म इन अल्काइल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जैसे ये पूछा मैंने, ठीक है। अब ये करने के लिए अगर हमने आइसोमरिज्म इन अल्काइल ग्रुप पढ़ लिया तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे तुरंत हो जाने वाले हैं, कोई भी मिस्टेक हुए बिना। कैसे देखो, तो हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, अभी हमने पढ़ा कि मिथाइल के अंदर कुछ नहीं है, इथाइल में भी नहीं होगा, तो कहां से स्टार्ट होगा ये नंबर 1, ये कहां से स्टार्ट होगा, प्रोपेन से स्टार्ट होगा, ठीक है। CH3 CH2 CH3, क्या नाम है इसका, प्रोपेन। अब प्रोपेन का खुद का कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, लेकिन प्रोपेन है। अगर मैं इसमें देखो, ये एक टाइप के कार्बन, ये दूसरा टाइप का कार्बन, अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन को हटाता, अगर मैं A से हाइड्रोजन हटाता तो क्या बना, CH3 CH2 CH2, क्या नाम इसका, क्या हो गया ये, N प्रोपाइल। कौन सा ग्रुप है, N प्रोपाइल। और अगर मैं B का हाइड्रोजन हटाता हूं तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3, ये क्या हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अब यहां पर आप चाहे क्लोरो लगाओ, आप चाहे ब्रोमो लगाओ, चाहे आप OH लगाओ, तो कितने आइसोमर बने आपके पास यहां पे, 2। यानी ये जो प्रोपाइल ग्रुप है उसके 2 आइसोमर बनते हैं, किसके, प्रोपाइल के। प्रोपाइल यानी C3H कितना हो गया, कितना हो गया 7, C3H7 3 6 और 1 7, ये प्रोपाइल ग्रुप है। कितने आइसोमर बनते हैं इसके, 2 बनते हैं। कितने बनते हैं, 2। चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग लेते हैं किसको, ब्यूटेन को, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा क्या है, ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो बनेगा ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल के हमको आइसोमर पता करने हैं स्ट्रक्चरल वाले। कौन से वाले, स्ट्रक्चरल वाले। तो सबसे पहले आप देखो कि ब्यूटेन के खुद के कितने आइसोमर हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले चेन आइसोमर पढ़े ब्यूटेन के, तो चेन आइसोमर में ब्यूटेन में कौन कौन सा है, एक तो आपका कौन सा, N ब्यूटेन, एक तो कौन सा आपका N ब्यूटेन, और कौन सा हो सकता है, देखो फिर यहां पर हो सकता है 1 2 3, और यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक कार्बन, CH3 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 CH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन में हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बने थे, और ये दोनों एक दूसरे के आते चेन थे। देखो यहाँ पे पेरेंट चेन 4 कार्बन की, यहाँ पे 3 कार्बन की, तो ये एक दूसरे के क्या हुए, चेन आइसोमर हुए। अब यहां पर देखें इस N ब्यूटेन में से कितने टाइप के हमारे पास कार्बन है, ठीक है। चलो इसको मैं ले लेता हूं X, तो ये भी क्या हो गया आपका X हो गया, सेम है ना ये। तो फिर ये कौन सा हो गया Y, तो ये भी कौन सा हो गया Y, ये भी सेम है। यानी यहां पर हमारे पास 2 टाइप के कार्बन है। अब उन 2 टाइप के कार्बन के हाइड्रोजन हटाएं, पहले X का हाइड्रोजन हटाता हूं, ये लो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, ये N ब्यूटेन से आया है, तो इसका नाम क्या हो गया, N ब्यूटाइल। क्या नाम है इसका, N ब्यूटाइल ग्रुप है। फिर आप यहाँ पे क्लोरो लगाओ, ब्रोमो लगाओ, OH लगाओ, कुछ भी लगाओ। फिर यहाँ पे हमने क्या काम किया कि Y वाले कार्बन में से हाइड्रोजन हटाए, मैंने यहां से हटाया तो क्या हुआ, CH3 CH2 CH CH3, हमने यहां से हटाया, ठीक है। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि हमने 2 नंबर से हटाया ना, तो वहां पे ब्रांच हुई, तो क्या हम इसको आइसोब्यूटाइल बोलेंगे, नहीं, हम इसको आइसोब्यूटाइल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे बताऊंगा। वैसे हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। आइसो क्यों नहीं बोला बताऊंगा। चलिए अब देखो यहां पर सिर्फ 2 ही टाइप के पॉसिबल थे, किसके, N ब्यूटेन के। अगर एक हाइड्रोजन हटा दे, तो एक हाइड्रोजन हटा दे तो N ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही टाइप के अल्काइल ग्रुप पॉसिबल थे, एक N ब्यूटाइल और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल। चलो अब आते हैं इसका दूसरा, N ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर, कौन सा वाला, चेन वाला, कौन सा है, आइसोब्यूटेन। अब देखो यहां पर कितने टाइप के कार्बन, ये कार्बन है, ये X हो गया, ये भी X हो गया, ये भी X हो गया, यानी ये तीनों कार्बन सेम है, ठीक है। और ये कार्बन ये क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये X वाले का हाइड्रोजन हटाते हैं, तो ये क्या बना आपका, ये बना CH3 CH CH3, ये क्या हो गया CH2। अब ये जो हमने लिखा है ना, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। इसका नाम क्या है,
आइसोब्यूटाइल, अरे आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटेन से आएगा। आइसोब्यूटाइल है वो आपका नॉर्मल ब्यूटेन से थोड़ी आ जाएगा। तो आइसोब्यूटाइल किसको बोलते हैं कि जहां से हाइड्रोजन गया है, यानी जहां पर कोई हम लोग फंक्शन ग्रुप लगाएंगे जिस कार्बन पे, उस कार्बन का अपोजिट वाला कार्बन आ जाओ, आ गए, ठीक है। और इसके साथ वाला ये नंबर 2 हो गया, और 2 पे मिथाइल को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। इसको आइसोब्यूटाइल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। कि भाई फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन कितने से लगा, एक और एक 2 कार्बन से लगा है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हुआ। लेकिन यहां पे फंक्शन ग्रुप लगेगा जिस कार्बन से, वो कार्बन तो एक से ही लगा ना, यानी है तो आपका कौन सा, प्राइमरी है, लेकिन इसका नाम के लिए आइसो क्यों दिया है, पहली बात तो आइसोब्यूटेन से ही आया। दूसरी बात कि जहां पे फंक्शन ग्रुप लगा है, यानी जहां का हाइड्रोजन हटा है जिस कार्बन का, उसके अपोजिट कार्बन क्या हो, ये रहा, ओके, और उस कार्बन का नंबर 2 ये रहा, 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल बोलते हैं, आइसो लगाते हैं उसके आगे, समझ आई ना बात। चलो अब हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि ये Y वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाते हैं, तो हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 C CH3, यहां भी आ गया CH3, और यहां पर यहां पर, ठीक है। अब ये बॉन्ड हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या, नियो, क्या बोलेंगे इसे, नियो ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे, नियो, नियो बोले, टर्शरी बोले, टर्शरी ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे इसको, टर्शरी ब्यूटाइल। कि जो फंक्शन ग्रुप लगेगा जिस कार्बन पे, वो कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, वो कौन सा हो जाएगा, आपका टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा। तो यहां पर देखो कि एन ब्यूटेन, ब्यूटेन के 2 चेन आइसोमर थे, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, ये हमने पढ़ा। लेकिन चेन आइसोमर तो इसके 2 हैं, लेकिन जब इनसे एक हाइड्रोजन हटाएंगे, यानी इनका ब्यूटाइल ग्रुप बनाएंगे, तो उस ब्यूटाइल ग्रुप में कितने आइसोमर हैं, 1 2 3 4। तो भैया ब्यूटाइल ग्रुप बोले तो C4H9 ब्यूटाइल ग्रुप में कितने आइसोमर आते हैं, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर आते हैं, कितने आते हैं, 4। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी पॉसिबल ऑफ ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Cl। तो आपने देखा ये कौन सा ग्रुप है, तो ब्यूटाइल ग्रुप है। अब ब्यूटाइल ग्रुप के कितने आइसोमर बनते हैं, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर दोगे क्या, 4, ये लो, सही है ना। तो इसलिए ये जो आइसोमरिज्म इन एल्काइल ग्रुप्स, ये वाला कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। आपके मॉड्यूल में या बुक में ये नहीं दिया होता, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बेसिकली अगर स्ट्रक्चर पे आता है तो इस पे आता कर पाओगे। अब यहां पे आप Cl Br OH कुछ भी लगा सकते हो, क्लियर, कोई इशू नहीं है। चलिए तो इसको एक बार नोट कर लो पहले। अब आगे चलते हैं, किसके ऊपर, हमने ब्यूटेन के कर लिए, ठीक है, ब्यूटेन यानी उसका एक हाइड्रोजन हटाया, ब्यूटाइल। अब एक काम करते हैं, पेंटाइल के करके देखते हैं कि पेंटाइल के कितने होंगे, ठीक है ना। चलिए नंबर देखो, किसके बारे में करने वाला हूं, पेंटेन। फॉर्मूला क्या पेंटेन का, C5H12, C5H12। जब हमने देखा कि पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं, तो हमने देखा कितने बनते थे वहां पे, 3। कौन सा, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है। तो बना लेते हैं। तो पेंटेन का एक तो ये कौन सा हो गया, एन पेंटेन, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, CH3 CH2 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 CH3, ये तो है एन पेंटेन, ये क्या है, एन पेंटेन, क्लियर। उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा इसका, ये तो पहला है, इसका दूसरा था कौन सा, क्या था हमारे पास, 1 2 3 4, और एक हमने लगा दिया मिथाइल, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, आइसोपेंटेन हो गया था। देखो 1 2 पे मिथाइल है, CH3 CH3 CH2, ये क्या हो गया, C, क्या नाम इसका, आइसोपेंटेन, ठीक है। और इसका जो तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर था वो कौन सा था, 1 2 3 4 5, क्या नाम इसका, नियोपेंटेन, क्या नाम इसका, नियोपेंटेन। तो पेंटेन के खुद के ये 3 क्या हुए, ये 3 चेन आइसोमर हो गए, कैसे, यहाँ पे मेन पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, कार्बन की चेन डिफरेंट हो गई, तो क्या हो गए, एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए। तो पेंटेन के 3 चेन आइसोमर होते हैं। लेकिन जब हम लोग पेंटाइल ग्रुप की बात करें, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो आपको दिया C5 और H दे दिया 11 और फिर पूछ लिया Br, C5H11Br,
उसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। हम किसकी बात करें, स्ट्रक्चरल की, स्टीरियो की बात नहीं कर रहे। तो वो हमको पता लगाना, तो हम लोग कैसे करें, तो हम लोग सबसे पहले पता लगा लें कि जो पेंटाइल ग्रुप है, इस पेंटाइल ग्रुप के कितने आइसोमर बनते हैं स्ट्रक्चर वाले, तो बस वही आपके पेंटाइल ब्रोमाइड के हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, तो पहले पेंटाइल का मतलब कहां से आया, पेंटेन से आया। पेंटेन के खुद के 3 चेन आइसोमर बनते हैं, वो हमने बना लिए। अब देखो सबसे पहले लेते हैं एन पेंटेन को। तो एन पेंटेन में कितने टाइप के कार्बन है, ये हो गया आपका एक्स, ये भी हो गया एक्स, ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया, और ये कौन सा हो गया आपका जेड हो गया। ये कौन सा हो गया, जेड। देखो इसके यहां भी ये 2 कार्बन यानी इथाइल ग्रुप, यहां भी 2 कार्बन इथाइल ग्रुप। वाई में यहां एक मिथाइल था और पीछे 3 प्रोपाइल थे। इस वाई में भी यहां एक मिथाइल, पीछे 3 प्रोपाइल, ये दोनों सेम हो गए वाई, ये जेड हो गया और ये क्या हो गया, एक्स हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या काम करें, सबसे पहले एक हाइड्रोजन हटाते हैं एक्स का, तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 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 CH2, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एन पेंटाइल। क्या नाम है इसका, एन पेंटाइल। क्लियर। फिर एक काम करते हैं, इस वाई वाले का हाइड्रोजन हटा के देखते हैं। वाई वाले का हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या बनेगा, CH3 1 2 3, इसका हटा के देखते हैं तो ये क्या होगा, CH3। अब इसका नाम क्या होगा, क्या इसको आइसो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पेंटाइल। क्या बोलेंगे, क्योंकि आइसो पेंटाइल कहां से आएगा, वो तो आइसो पेंटेन से आएगा, तो इसका नाम क्या है, सेकेंडरी पेंटाइल। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक हम लोग क्या कर सकते हैं, ये Z वाला हाइड्रोजन हटा के देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, ये क्या हो जाएगा आपका CH2 CH3, ठीक है। चलो ये भी कौन सा हो गया आपका, देखा जाए ये भी सेकेंडरी हो गया, ठीक है ना। तो टोटल कितने बने हमारे पास, 1 2 3। एन पेंटेन से जो एन पेंटाइल बनाया हमने, एन पेंटाइल के, ठीक है, हमारे पास टोटल कितने बने, 3 आइसोमर बने स्ट्रक्चर वाले। अब आते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में पहले कार्बन देखते हैं कितने टाइप का है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये कार्बन और ये कार्बन तो सेम है, इस कार्बन के भी यहां पर ये ग्रुप लगा, इस कार्बन के भी यहां ये ग्रुप लगा, ये हो गया आपका X, ये भी हो गया X, ठीक है। ये आपका हो गया Y, 1 2 3 से जुड़ा, ये आपका कौन सा हो गया, Z हो गया, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल से जुड़ा है और यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल से जुड़ा है, और ये आपका कौन सा हो गया, मान लो क्या लिखूं इसको, A लिख देता हूं, ये A हो गया, ये यहाँ पे इस ग्रुप से जुड़ा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के कार्बन है। तो एक काम करो, हटा के देखें, इस X का हटाओ, ये हटाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले X का हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C CH3, फिर ये क्या है CH, और हमने इस X वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया, CH2। तो एक तो हमारे पास ये बन गया। तो क्या इसको मैं आइसो बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि जहां से फंक्शन ग्रुप लगेगा उसके अपोजिट वाला कार्बन ये है, और इस अपोजिट वाले कार्बन को नंबर 1 मानूं और ये नंबर 2, इस पे मिथाइल होना चाहिए था, लेकिन मिथाइल इस पे है, तो ये आपका कौन सा, आइसोपेंटाइल नहीं होगा। चलो एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हम एक काम करते हैं, वाई वाला हटा के देखते हैं। ये लो, वाई वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाएं तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C CH3 CH3, ठीक है, हटा दिए। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा टर्शरी। कौन सा हो गया, टर्शरी। क्लियर। उसके बाद हम लोग हटा के देखिए Z वाला, Z वाले का मतलब ये हमारा हो गया क्या, CH3, फिर हो गया CH, फिर उसके बाद CH, यहां CH3 और यहां पर क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। अब देखो कहां से बॉन्डिंग हो गई, यहां से। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा, ये वाला कार्बन हो गया, ठीक है। अब इसके अपोजिट में एक तो यहां पे मिथाइल है और एक यहां मिथाइल है, और ये नंबर 1 मानो तो 2 पे यहां पर क्या हो गया, इस पे मिथाइल, तो ये आपका कौन सा हो गया, आइसोपेंटाइल हो गया। कौन सा हो गया ये आपका, आइसोपेंटाइल। कौन सा, आइसो। लेकिन आइसो इसको कैसे बोलूं, ये तो हमने भी Z का हटाया ना, यहां पे एक मिथाइल भी तो था। ट्राई करते हैं, हम इस A वाले का हाइड्रोजन हटाते हैं। देखो इस A वाले का हाइड्रोजन हटाएं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH2। अब देखो फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH,
ये है CH3, ये है CH3, ये आपका होगा कौन सा? आइसोपेंटाइल। ये आइसोपेंटाइल क्यों हुआ? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जहां लगेगा जिस कार्बन पे, उस कार्बन के साथ में, यानी उस कार्बन के साथ में तो कुछ नहीं, डायरेक्ट लास्ट में जो कार्बन है ये, और ये लास्ट वाला और ये सेकंड लास्ट वाला, और सेकंड लास्ट वाले पे क्या आ गया? मिथाइल आ गया। ठीक है ना, यहां से नंबरिंग करो 1 2 तो 2 मिथाइल आ गया, तो वो कौन सा होता है आपका? आइसोपेंटाइल। तो आइसोपेंटाइल कहां से आएगा? ऑब्वियसली आइसोपेंटेन से आएगा। ये आपका आइसोपेंटाइल नहीं है। ठीक है, इसको मैं सेकेंडरी बोल सकता हूं। ठीक है ना, ये आपका टर्शरी हो गया। ओके, और ये आपका कौन सा हो गया? ये प्राइमरी हो गया, कि जिस कार्बन से लगे वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से लगा। क्लियर है? तो टोटल कितने बने हमारे पास यहाँ पे? 1 2 3 4, ये हो गए 5 6 7। क्लियर कहानी? अब आते हैं किसके ऊपर? नियोपेंटेन पे। तो नियोपेंटेन वाला कहां लिख दूं मैं? यहां लिख दूं। नियोपेंटेन में हमारे पास टोटल कितने टाइप के कार्बन है? देखो, ये कार्बन हो गया ए, यानी ये चारों कार्बन से, ये कार्बन हो गया बी, लेकिन इस बी वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। जब हाइड्रोजन ही नहीं है, यानी क्योंकि उसकी चारों की चारों वैलेंसी क्या है? ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का हाइड्रोजन हटा सकते हैं। तो यहां पर एक टाइप का हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 C, CH3 CH3, और ये क्या हो जाएगा? CH2। ये क्या हो जाएगा? CH2। और इसका नाम क्या होगा? देखो कि जहां से हाइड्रोजन हटाया है उसका लास्ट वाला कार्बन कौन सा होगा? ये अगर इसको मैं नंबर 1 मान लूं फॉर ए सेकेंड, तो ये नंबर 2 हो गया, और 2 पे क्या है? 2 डाइमिथाइल है, तो ये आपका हो गया क्या? नियो। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? नियोपेंटाइल। क्या नाम हो जाएगा? नियोपेंटाइल। तो आपने देखा कि यहां पर पेंटेन है, पेंटेन के खुद के बनते हैं 3 चेन आइसोमर, एन-पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। लेकिन जब इन चेन आइसोमर में से एक एक हाइड्रोजन हटाएंगे, इनका एल्काइल ग्रुप बनाएंगे, यानी पेंटाइल ग्रुप बनाएंगे, तो उस पेंटाइल ग्रुप के तो टोटल कितने आइसोमर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो एन पेंटाइल है, यानी जो पेंटाइल है C5H11, इसके हमारे पास टोटल कितने बने? 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बने। दोबारा से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। सही है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि C5H11Br, उसके टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है? तो आपने देखा कि ये पेंटाइल ग्रुप है, और पेंटाइल ग्रुप पे कितने आइसोमर पॉसिबल होते हैं? 8 होते हैं। तो आप आंख बंद करके लिख दोगे कितने? 8। कितने? 8। अब इससे ज्यादा आपको देगा, इससे ज्यादा आपको नहीं देगा। कहानी समझ आ गई? कोई इशू नहीं है ना? कर पाओगे इस टाइप का क्वेश्चन? ठीक है, तो ये हमको समझना जरूरी था कि आइसोमरिज्म इन एल्काइल ग्रुप। दोबारा से देखो कि मिथाइल ग्रुप में कुछ नहीं है, इथाइल के अंदर भी कोई आइसोमर नहीं है। आइसोमर कहां से स्टार्ट होगा? प्रोपाइल ग्रुप में। प्रोपेन में नहीं है, प्रोपेन में नहीं है, लेकिन प्रोपाइल में है। कितने? 2 है, एक तो नॉर्मल प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। फिर उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटाइल की बात करें तो उसमें 4 आइसोमर बनते हैं स्ट्रक्चर वाले। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करूं पेंटेन, पेंटेन में कितने होते हैं? 5 होते हैं। पेंटेन में 5 होते हैं। पेंटेन में 5 होते हैं। हमने क्या लिखा? पेंटेन 1 2 3। पेंटेन में खुद में कितने हैं? 3 हैं। पेंटेन में खुद में कितने? 3 हैं। लेकिन जब हम लोग पेंटाइल की बात करेंगे, पेंटाइल ग्रुप की, तो उसमें कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। कैसे? 2 2 दूना 4, 4 दूना 8। सिंपल। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 टू 4, 4 टू 8। सिंपल। कर पाओगे? इजी था। ठीक है, तो ये था हमारा आज किसके बारे में? किसके बारे में? चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बना के देखिए, अच्छे से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो नेक्स्ट लेक्चर कौन सा होगा? हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में? जैसे फंक्शनल आइसोमरिज्म के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटामरिज्म के बारे में, रिंग चेन आइसोमरिज्म के बारे में, टोटोमरिज्म के बारे में। लेकिन वो सब करवाने से पहले मैं सोच रहा हूं हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ें। कौन सा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का, DBE। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? DBE। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।